हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेज। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की सिविक्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 4 और ये चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, सेकंड सेशन है। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। नाउ द फर्स्ट लाइन इज़ द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। कि जो पार्लियामेंट है इसका इम्पोर्टेंट काम है कि ये लॉज बनाते हैं, ये कानून बनाते हैं। एंड पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ टू हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। सो द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सो द मेंबर्स ऑफ दीज टू हाउसेज मेक द लॉज, दे मेक डिसीजंस एंड दे रन द गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जब चाहते हैं तब लॉज बनाए जाते हैं? ऐसा नहीं है। दे मेक लॉज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सिटीजन्स। सो देयर आर मैनी अदर वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस। जैसे कि अगर कहीं पर जनता प्रॉब्लम फेस कर रही है तो वो उस मुद्दे को गवर्नमेंट के आगे रखते हैं और एक पर्टिकुलर लॉ की मांग करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर लॉ बनाया जाता है। And it is often different group in the society that raise the need for a particular law। और जो सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप के जो लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, वो एक लॉ की मांग करते हैं और तब एक पर्टिकुलर लॉ बनाया जाता है। An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people। अब जो पार्लियामेंट है इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है दैट इट शुड बी सेंसिटिव इनफ, कि इसको सेंसिटिव होना चाहिए टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। अगर लोग कहीं पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो पार्लियामेंट को वो चीज़ सुननी चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करना चाहिए। सो लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम ये समझेंगे हाउ इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट के सामने डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा कैसे लाया गया एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड, और क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट किए गए ताकि इस मुद्दे को रोका जा सके, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस को रोका जा सके और एक लॉ बनाया जा सके जिस लॉ के तहत डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म किया जा सके। बाई रीडिंग दिस बुक्स यू विल कम टू नो हाउ न्यू लॉज कम इन टू बींग, कि नए लॉज कैसे बनते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। दैट मीन्स जब परिवार में कोई मेल मेंबर अपने घर की किसी औरत पर हाथ उठाता है, उसे मारता पीटता है, उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। सो डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और threat of injury or harm caused by adult male, usually the husband against his wife। that means कि domestic violence किसे कहा जाता है? जब एक परिवार में अडल्ट मेल, और केसेस ज़्यादातर ऐसे देखे गए हैं, यूजुअली जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को अगर इंजरी पहुंचाएं, उसे मारें या फिर उसे फिज़िकली हार्म करें, उसे नुकसान पहुंचाए या फिर उसे मारने की धमकी दें, उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। अब जो ये इंजरी है ये दो तरीके से की जाती है, जैसे कि फिज़िकली बीटिंग अप द वीमेन, या तो औरत को मारकर या फिर उसे इमोशनली अब्यूज़ करके। ओके, मतलब जो ये इंजरी है, जो ये चोट पहुंचाना है, ये दो तरीके से होता है। या तो फिज़िकली, मतलब जब औरत को फिज़िकली मारा पीटा जाता है, या फिर उसे इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है। तो इमोशनल अब्यूज़ भी डोमेस्टिक वायलेंस का ही हिस्सा है। अब जो ये अब्यूज़ है ये भी कई तरीके से होता है, जैसे कि वर्बली अब्यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स गलत भाषाओं का यूज़ किया जाता है अपनी पत्नी के लिए। एंड सेक्सुअल, दैट मीन्स कि जब वाइफ की मर्जी के बिना उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का ही हिस्सा है। एंड इकोनॉमिक अब्यूज़, जब उसे पैसे ना दिए जाएं घर चलाने के लिए, तो घर खर्च जब एक वाइफ को नहीं मिलता तो वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा होता है। So the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 it extends the understanding of the term domestic। that means कि इस एक्ट के द्वारा विमेन को प्रोटेक्शन तो पहुंचाई जा रही है, बट दिस टर्म हैज़ बीन वाइडनड अप बाय दिस एक्ट। दैट मीन्स कि जो ये डोमेस्टिक टर्म है ये वाइडन अप हो गई है, ये बहुत व्यापक हो गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं कि अब हस्बैंड अपनी वाइफ को फिज़िकली ही नहीं, अगर इमोशनली भी अब्यूज़ करेगा तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा माना जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई विमेन अपने हस्बैंड के साथ रह चुकी हो या रह रही हो, अगर उसके साथ इन सब चीज़ों में से एक चीज़ भी होती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस माना जाएगा।
इससे पहले की अगर हम बातें करें तो पहले के टाइम पर सिविल लॉज नहीं थे, ओनली क्रिमिनल लॉज थे। मतलब बहुत बड़ा अपराध होता था तो लॉज बनाए जाते थे एंड लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते थे, और सिविल लॉज बाद में आए थे। उसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको इस एग्जाम्पल से समझ आएगा कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई। ये है कुसुम और ये है शाजिया, ये दोनों विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं और इनको इस जर्नी की एक एक वो कड़ी याद है, एक एक दिन याद है कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी और किस तरीके से विमेन को प्रोटेक्ट किया था। तो यहाँ पर जो ये दोनों फ्रेंड है ये एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रही होती हैं। तो ये कुसुम शाजिया को कहती है कि तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या आज का दिन विमेन के लिए बहुत बड़ा नहीं है? इसी बात पर शाजिया कहती हैं कि नॉट जस्ट फॉर विमेन, कि विमेन के लिए ही नहीं बल्कि वॉयलेंस फ्री होम तो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और फिर वो शाजिया जो हैं वो कहती हैं कि कुसुम, क्या इस लॉ को पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा? क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत औरतों ने स्ट्रगल किया था और इन्होंने वो सारी जर्नी देखी थी, इसीलिए वो ये कह रही हैं कि इस लॉ को पास होने में बहुत टाइम लगा था। ये सीन है अप्रैल 1991 का। तो यहाँ ऑफिस में तमाम तरह की औरतें आती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं कि उन्हें घर में किस तरीके की प्रॉब्लम्स सफ़र करनी पड़ रही हैं। तो इसमें से एक महिला कहती है, आई नीड एडवाइस, कि मुझे सलाह चाहिए, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्म आती है। अशेम्ड का मतलब होता है शर्म आना। एंड आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, और मैं ये सब अब टॉलरेट नहीं कर सकती। बट आई हैव नो वेयर टू गो, पर मेरे पास कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं चली जाऊँ। अब जो दूसरी औरत है वो कहती है दैट आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। दैट मीन्स कि वो लेडी परेशान हो रही है अपने बेटे और अपने बहू से, और वो दोनों उन्हें वर्बली एब्यूज़ करते हैं। प्लस जो ये लेडी हैं इनको बैंक अकाउंट का भी एक्सेस नहीं है, और वो कहती हैं यहाँ पर कि मुझे कभी भी घर से निकाला जा सकता है। अब जो ये दोनों महिलाएं हैं ये कहती हैं, जिसमें से एक तो कहती है कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरा पति मुझे ना मारे, ये वॉयलेंस बंद हो जाए, क्योंकि मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं दर्ज कराना चाहती। और जो दूसरी लेडी हैं वो कहती हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे घर से बाहर ना निकाला जाए। अब इसी बात पर ऑफिस में रिप्लाई ये आता है कि अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस। दैट मीन्स कि तब तक जो सिविल लॉज थे वो नहीं बनाए गए थे, क्रिमिनल लॉज थे, मतलब जिसने अपराध किया है उसी के लिए कानून बनाए गए थे। ऐसे छोटी मोटी जो ये लड़ाइयाँ हो या गाली गलौज हो, इन चीज़ों के लिए कोई भी लॉज नहीं थे। थ्रू आउट द 1990s, दैट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है 1991 से लेके 1999 तक, तो नए लॉ के लिए मुद्दे रेज किए गए डिफरेंट फोरम्स पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि यहाँ पर पब्लिक हियरिंग दिखाई गई है। वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वीमेन, कि हमने बहुत सारी वीमेन की आप बीती सुनी है। टेस्टिमनीज का मतलब होता है आप बीती। वी हैव सीन दैट विमेन वॉन्ट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, कि विमेन को अब प्रोटेक्शन चाहिए कि उन्हें मारा ना जाए और उन्हें घर में आराम से रहने दिया जाए, एंड उनको टेम्प्रेरी रिलीफ मिलता है, इसीलिए लॉ पास होना चाहिए ताकि एक परमानेंट रिलीफ मिले और औरतों को प्रोटेक्ट किया जाए। सो वी नीड न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, कि अब हमें लॉ चाहिए, एक ऐसा लॉ जो डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करे और विमेन को प्रोटेक्शन दे। 1999 में क्या होता है, लॉयर्स कलेक्टिव करके एक फर्म तैयार होती है जिसमें कि बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, लॉ स्टूडेंट्स होते हैं एंड कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, जिन्होंने नेशन वाइड कंसल्टेशन किया और कंसल्टेशन लेने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया। अब इस बिल को ड्राफ्ट करने के बाद वाइडली सर्कुलेट किया गया। इसमें किस तरीके के मुद्दे डाले गए कि किस किस टर्म को डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा माना जाएगा। जैसे एक ने कहा कि किसी भी तरीके की एब्यूज़ हो,
विमेन के साथ, चाहे वो फिज़िकल हो, इकोनॉमिक वे से हो, सेक्सुअली हो या फिर वर्बली हो या फिर इमोशनल एब्यूज़ हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा माना जाएगा। प्लस दूसरे ने कहा कि जो लॉ बनाया जाएगा इसमें ये प्रोटेक्शन विमेन को देनी चाहिए कि उन्हें राइट है हाउस होल्ड में रहने का, वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड में, कि वो अपने पति के साथ उस घर में रह सकती है और उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब जो थर्ड वन थे उन्होंने कहा व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, दैट मीन्स कि फिनेंशियल रिलीफ का क्या एक विमेन को घर खर्च नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट मुद्दों को डोमेस्टिक टर्म में इंक्लूड किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि डोमेस्टिक टर्म जो है वो वाइडन है, दैट मीन्स वो व्यापक है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब जो लोग ख्यालों में सोचते थे कि किस तरीके से वुमेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जाना चाहिए, अब जो चीज़ ख्यालों में थी वो रिटन डॉक्यूमेंट में आ गई थी जब डोमेस्टिक वायलेंस बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। बस बाकी इतना था अब कि वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो विमेन मूवमेंट चाहते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए नया लॉ बनाया जाए एंड गवर्नमेंट को अब ये जो बिल है, ये जो ड्राफ्ट है, वो पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो फाइनली 2002 में क्या होता है कि पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट ने इस बिल पर स्टैंप लगाया और इस बिल को पास कर दिया। लेकिन जब इस बिल को पास किया गया, इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारे देश की महिलाएं चाहती थी। हालांकि ये जो बिल था ये सेम नाम से, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस नाम से पास हुआ था, लेकिन जो औरतें देश भर की चाहती थी कि किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी जाए, क्या क्या चीज़ें शामिल की जाए, किस तरीके का सजेशन दिया गया था, वो कुछ भी उस बिल में शामिल नहीं था। तो जब ये बिल पास हुआ, इस बात पर कुसुम कहती है कि हमने जो भी सजेस्ट किया था वो चीज़ें बिल में नहीं हैं। तो इसी बात पर दूसरी लेडी कहती हैं कि अगर ऐसा है तो हमें बिल को अपोज करना चाहिए। एंड जो शाजिया हैं वो कहती हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि हम ऑनलाइन पिटीशन डाल सकें। सेवरल विमेन ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स बहुत सारी तमाम तरह की जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, और जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है विमेन के लिए, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आगे सबमिशन दिया और कहा कि जो प्रेजेंट बिल है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। एंड जो इस बिल में जो ये बिल पास हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है ये उससे अग्री नहीं करते, उसे भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो दिसंबर 2002 में हुआ ये कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, इन्होंने अपना रिकमेंडेशन रखा राज्यसभा के आगे और इसे लोकसभा के सामने भी रखा गया। तो जो इन कमेटीज़ की रिपोर्ट थी, इनकी मांगों को पूरा किया गया और इनकी डिमांड्स को पूरा किया गया। फाइनली एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में 2005 में। सो आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज में पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा गया फॉर हिज एसेंट। एसेंट का मतलब होता है उनकी सहमति के लिए, उनके कंसेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा गया। द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006 और फिर नया बिल 2006 में पास किया गया। 2006 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लोगों ने पूछा कि क्या ये नया बिल है, जिसमें से एक ने कहा कि ये पहला ऐसा बिल आया है जिसमें विमेंस राइट का ध्यान रखा गया है ताकि वो वॉयलेंस फ्री होम में रह सके, उसके साथ हिंसा ना हो, और डोमेस्टिक वॉयलेंस का बहुत ही अच्छा एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया है इस बिल में। और साथ ही साथ एक जो इसमें से इस ग्रुप में जो एक इंसान था उसने ऐड किया कि ये जो लॉ है ये सिविल लॉ है, जिसका मतलब है कि हमारे देश भर में जो तमाम विमेन हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो पत्नी हो, किसी की माँ हो या किसी की बेटी हो या किसी की बहन हो, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी एंड उन्हें जो घर से हिंसा मिलती थी उससे उन्हें मुक्त रखा जाएगा। अब आगे इसको रीड करते हैं।
सो दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये लॉ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विमेन के राइट को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और विमेन को घर में रहने का अधिकार दिया गया है। अब उन्हें कोई भी घर से निकाल नहीं सकता है, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर उनके साथ कोई वायलेंस होता है तो, एंड साथ ही साथ उन्हें फिनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी ताकि वो अपने इलाज और घर खर्च के लिए पैसा ले सके। और साथ ही साथ अब जो कुसुम एंड जो शाजिया है वो दोनों बातें करते हैं, जिसमें से शाजिया कहती हैं नाउ बिगिंस अनदर जर्नी, कि अब नाउ बिगिंस अनदर जर्नी, दैट मीन्स कि अब एक लंबा सफ़र और तैयार होता है। वो ये है कि यस, अभी जो गवर्नमेंट ने बिल पास किया है अब उसको इम्प्लीमेंट सब पर करना बाकी है। दैट मीन्स अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी लोग इस चीज़ से शिक्षित हों कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या और इससे कैसे बचा जा सके। एक्चुअल में होता ये है कि लोगों को अपने राइट्स नहीं पता होते हैं, तो यहाँ पर वो उसी की बात कर रहे हैं कि हमें शिक्षित करना होगा लोगों को, न्यायपालिका को, महिलाओं को, पुलिस को, कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है। ऑफन विमेन हु फेस वायलेंस, जो औरतें वायलेंस फेस करती हैं या जिन्हें अब्यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर लोग उनको विक्टिम्स की नज़र से देखते हैं, बट वो विक्टिम्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रगल, इतनी चीज़ें टॉलरेट करके भी अपने आप को बचाती आई हैं, तो उन्हें सर्वाइवर्स कहना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कॉलिंग देम विक्टिम्स। अभी हमने अब एग्जाम्पल में ये देखा कि किस तरीके से सिटीजन्स का रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि वो पार्लियामेंट की हेल्प करते हैं कोई भी लॉ बनाने में, क्योंकि ये आम जनता ही है जो अपने इश्यूज़ पार्लियामेंट के सामने रखती है, अपने डिफरेंट कंसर्न रखती है, और जो डिफरेंट कंसर्न है अगर उन कंसर्न के लिए जनता ये चाहती है कि लॉज बनाए जाएं तो वो पार्लियामेंट की हेल्प करती है। तो जैसा हमने डोमेस्टिक वायलेंस में देखा कि आम जनता ने आवाज़ उठाई, फिर 2002 में इस एक्ट को पास कराया गया, लेकिन देखा गया कि जो 2002 में जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो डिमांड किया गया था। तो फिर आम जनता ने दोबारा से आवाज़ उठाई और इस बिल को दोबारा से पास कराया गया 2006 में। तो जो लोगों की आवाज़ है वो बहुत क्रूशियल होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर एक स्टेज पर, चाहे तो वो किसी लॉ को स्टैब्लिश करने की बात हो या फिर किसी लॉ को पास करने की बात हो। अब जो लोगों की आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, वो सुनी जा सकती है टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के द्वारा, रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा, लोकल मीटिंग्स के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जैसे कि टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सारी चीज़ें मीडिया कहलाती हैं। तो मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो जनता और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी शो करता है। किस तरीके की कि जो गवर्नमेंट ने काम किया है उसको साफ साफ दिखाता है जनता को, और जो जनता है उसकी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाता है कि जनता क्या चाहती है, कौन सी पॉलिसी लोगों को पसंद नहीं आई, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अभी हम उन लॉज की बात करेंगे जो अनपॉपुलर होते हैं और जिनकी कंट्रोवर्सी हो जाती है। दैट मीन्स कई बार जो पार्लियामेंट बिल पास करती है वो लोगों को पसंद नहीं आते, तो इसीलिए लोगों की प्रतिक्रिया डिफरेंट होती है। समटाइम्स जो लॉज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो वैलिड होते हैं और लीगली भी वैलिड होते हैं, लेकिन वो अनपॉपुलर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज लोग ये सोचते हैं कि ये जो लॉज हैं इनके पीछे का इंटेंशन अनफेयर है और ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसी वजह से लोग इन लॉज को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं अगर उन्हें कोई लॉज पसंद नहीं आ रहे हैं तो। और वो किस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? दे कैन होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज़, देयर ओपिनियंस। साथ ही साथ वो न्यूज़पेपर में राइट डाउन करवा सकते हैं एंड टीवी में रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि न्यूज़ चैनल्स पर उनकी आवाज़ सुनाई जाए। अब हमारे जैसे डेमोक्रेसी देश में ये जो सिटीजन्स हैं यही सरकार चुनती है, और जब सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी लॉज लोगों को पसंद नहीं आएंगे तो उन पॉलिसीज़ का क्या फ़ायदा।
प्लस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन्स है दे कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस, दैट मीन्स कि वो किसी रिप्रेसिव लॉ को एक्सेप्ट ना करने का रीज़न दे सकते हैं। रिप्रेसिव का मतलब होता है जहाँ पर लोगों की फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए लोगों की फ्रीडम को। तो अगर लोगों को लगता है कि ये लॉज उनके लिए रिप्रेसिव हैं तो वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं जनता, और पार्लियामेंट के सामने अपने व्यूज़ रख सकते हैं कि वो इस लॉ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी आज़ादी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल किसी पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट हों या किसी पर्टिकुलर लॉ को रॉन्ग बोलें तो जितने भी जनता है वो पार्लियामेंट को दोबारा प्रेशर कर सकती है, या तो वो लॉज को चेंज करे या फिर उसमें कुछ अमेंड कर दे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ का, तो इसको एक बार रीड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सड़क के आसपास लोग ठेली लगा लेते हैं या फिर रेडी लगा लेते हैं और उनके आसपास कंजस्टेड एरिया हो जाता है क्योंकि लोग उनसे सामान भी खरीदते हैं, क्योंकि सामान वहाँ से सस्ते दामों पर मिलता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो जाती है, वो एरिया कंजस्टेड हो जाता है। तो वेरियस म्यूनिसिपल लॉज, दैट मीन्स कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं ताकि सड़क के आसपास जो भी ये हॉकिंग मतलब जो रेडी लेकर खड़ा होगा उन सबको इलीगल माना जाएगा। अगर देखा जाए तो ये चीज़ बिल्कुल सही भी है क्योंकि स्पेस बिल्कुल ओपन होना चाहिए, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ने मार्केट के लिए अलग से लोगों को एक स्पेस भी दिया हुआ है। और कंजस्टेड एरिया हो जाता है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन ओपन स्पेस रहेगा तो लोग आराम से पेवमेंट्स पर वॉक कर पाएंगे, इजीली रोड क्रॉस कर पाएंगे। और ये चीज़ सही तो है, ये जो कानून है ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, ये इसेंशियल चीज़ों को मतलब जो आवश्यकता का सामान है उसे चीप रेट पर बेचते हैं और लोगों को वो चीज़ें आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, एंड मिलियंस ऑफ पीपल के पास वो चीज़ें सस्ते दामों पर पहुंच जाती हैं। साथ ही साथ जो ये पुअर पीपल हैं, जो हॉकर्स हैं मतलब जो वेंडर्स हैं, इनका ये लाइवलीहुड है। अगर ये रोड पर ठेले ना लगाएं तो इनका घर चलना मुश्किल हो सकता है, इनकी रोज़ी रोटी ही यही है। तो अगर इन लॉज के द्वारा हॉकर्स को हटा दिया जाए, स्ट्रीट वेंडर्स को हटा दिया जाए तो इनकी लाइवलीहुड पर बात आ जाती है, क्योंकि यही इनका लाइवलीहुड है, यही जीवन जीने का तरीका है, इसी से ये दो पैसा कमाते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो अगर लॉज ऐसे हों कि वो एक ग्रुप को फेवर करे, दूसरे ग्रुप को वो फेवर ना करे, दूसरे ग्रुप को वो डिसरिगार्ड करे, तो ऐसे लॉज कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट बाद में स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे लॉज भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं जब एक लोगों का लाइवलीहुड छीना जाए और दूसरे लोगों का लाइवलीहुड दूसरे लोगों को तो लाइवलीहुड जीने का अधिकार है, लेकिन जो ये गरीब लोग हैं जो ठेले पर काम करते हैं इनका लाइवलीहुड छीना जाएगा तो वहाँ पर ये लॉज अनपॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने का अधिकार सभी लोगों को है और ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई कानून, कोई लॉ फेयर नहीं है तो वो कोर्ट जा सकते हैं एंड उन इश्यूज़ को रेज कर सकते हैं। तो कोर्ट जो है वो या तो उस पर्टिकुलर लॉ को मॉडिफाई करेगा या फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। अगर ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को वॉयलेट करता है तो उन लॉज पर कंट्रोवर्शियल एक्ट लग जाता है, या तो उन लॉज को अमेंड किया जाएगा या फिर उनको बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया गया है इसको पढ़ना ज़रूरी है। इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड क्रिटिसाइज आर्बिट्रेरीनेस ऑफ ब्रिटिशर्स। दैट मीन्स कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इंडियन नेशनलिस्ट ने ब्रिटिशर्स की आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उनको क्रिटिसाइज़ किया, और जो ब्रिटिशर्स ने रिप्रेसिव लॉज बनाए हुए थे वो लॉज जिन्होंने हमारी फ्रीडम छीनी हुई थी, हमारी फ्रीडम को कर्टेल किया हुआ था, वो हमें ज़बरदस्ती फॉलो करने पड़ते थे क्योंकि हमें मजबूर किया जाता था उनको फॉलो करने के लिए। तो इंडियन नेशनलिस्ट ने इन रिप्रेसिव लॉज के अगेंस्ट लड़ाई की, इक्वालिटी के लिए लड़ाई की, और ये कहा कि जो कानून है उसका आइडिया जो है वो बेस होना चाहिए जस्टिस के ऊपर, न्याय के ऊपर। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर बात हो रही है
अमेरिकन सिविल राइट्स के बारे में कि किस तरीके से सिविल राइट्स एक्ट 1964 में पास किया गया था, इसके पीछे रीज़न क्या था और रोज़ा पार्क्स की क्या स्टोरी थी। तो यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती हूँ अमेरिका की, कि अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स तो रहते ही थे, बट वहाँ पर यूरोपियंस भी आ गए थे। अब यूरोपियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास अच्छे खासे वेपन्स थे और अच्छी खासी बहुत बड़ी आर्मी थी उनके पास, दे वर वेरी वेल्दी। तो यूरोपियंस ने अमेरिकन्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। जब वो अमेरिका पहुँचे यूरोपियंस, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। किनको? नेटिव अमेरिकन्स को। तो धीरे धीरे यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनीज़ स्टैब्लिश कर दी वहाँ पर। साथ ही साथ जो अमेरिकन लैंड थी, बहुत सारी लैंड अपने कब्जे में ले ली, और जो अमेरिका के नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वो इतने ज़्यादा थे कि उस पर काम करने के लिए अब यूरोपियंस को कुछ लोग चाहिए थे। तो अब उनको काम करने के लिए जो लोग चाहिए थे वो उनको स्लेव बोला करते थे। अब ये स्लेव कहाँ से लेकर आए थे? ये लेकर आए थे अफ्रीका से। तो ये अफ्रीका से यूरोपियंस जो थे ये अफ्रीका गए, वहाँ पर इन्होंने वॉर वगैरह किया और अच्छे खासे बादशाहों को इन्होंने हराया। तो जो बेचारे लाचार लोग थे उनको उठाकर ये लेकर आए उन अफ्रीकन्स को, और यहाँ पर लाकर उनको काम कराया गया। अमेरिका में जो मिनरल्स थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो लैंड थी, एग्रीकल्चरल फील्ड थी, वहाँ पर इन लोगों से काम कराया गया। और जो खदानें होती हैं ना, जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उन खदानों में काम कराया गया। तो इनको स्लेव कहा गया, इनको एज अ स्लेव रखा गया अफ्रीकन्स को। और इनके पास ना एजुकेशन राइट था, ना ही इनकी फ्रीडम का राइट इनके पास था, ना ही इनके पास कोई प्रॉपर्टी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये स्लेवरी थी ये ख़त्म कर दी गई। और उस टाइम पर एक लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्या होता था कि जो वाइट पीपल हैं उनके लिए अलग फैसिलिटी होंगी और जो ब्लैक पीपल हैं उनके लिए अलग फैसिलिटी होंगी। इससे साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं कि अमेरिका में बहुत तरह के रेसेस के लोग रहने लगे थे। अफ्रीकन्स आए थे तो ब्लैक पीपल थे, साथ ही साथ अमेरिका के नेटिव पीपल्स भी वहाँ पर थे कुछ, और ब्रिटिशर्स भी जो वाइट पीपल थे वो भी वहाँ पर रहते थे। तो अलग अलग तरीके के डिफरेंट रेस के लोग वहाँ पर रहा करते थे। तो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल में उन कॉलोनीज़ को बांट दिया गया। दोनों के स्कूल अलग होते थे, हाउसेस अलग होते थे। अब जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। अब यहाँ पर हम रोज़ा पार्क्स की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रोज़ा पार्क्स जब बस में बैठी हुई थी तो एक वाइट मैन जो है वो बस में बोर्ड करते हैं, और जब वो बस में चढ़ते हैं तो उनको कोई सीट नहीं मिलती है। अब रोज़ा पार्क्स जो है वो अफ्रीकन थी, तो इसीलिए जो वाइट मैन थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो उन्होंने रोज़ा पार्क्स को कहा कि आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं क्योंकि मुझे यहाँ पर बैठना है। बट रोज़ा पार्क्स ने इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया, और यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है कब डिनाई किया था, 1 दिसंबर 1955 को। अब वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये सेग्रीगेशन लॉ क्यों है, क्यों हम अफ्रीकन एंड अमेरिकन के बीच में सारी चीज़ें डिवाइड की हुई हैं, लाइक पब्लिक स्पेसेस, स्ट्रीट, इवन दो स्कूल्स, ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें डिवाइड की हुई हैं। तो यहाँ से एक स्पार्क देखने को मिलता है, यहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है ब्लैक पीपल का फॉर इक्वालिटी। और जो ये प्रोटेस्ट था इट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और फिर जब रोज़ा पार्क्स ने डिनाई किया, रिफ्यूज़ किया सीट देने से, यहाँ से सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सिविल राइट्स एक्ट को पास किया गया 1964 में। और रोज़ा पार्क्स ने सीट देने से मना किया था 1955 में। तो स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा है इन लोगों के लिए भी। अब जो ये सिविल राइट्स एक्ट है इसके अंदर क्या चीज़ें डाली गई कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पर, ना तो रेस के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर, और ना ही नेशन ओरिजिन के आधार पर। तो तब से ये जो सिविल राइट्स एक्ट है तब से लेकर आज तक ये इम्प्लीमेंटेड है।
अब ऐसे लॉज हों जो अनफेयर हों, अनजस्ट हों, उसके लिए सिटीजन्स प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेन करते हैं एंड दे शो सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है जब एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ खड़े हों, सपोर्ट करते हों, और इस तरीके से साथ में मिलकर जब वो प्रोटेस्ट करें या कोई कैंपेन चालू करें, अगर उनको कोई भी ऐसा लॉ अनजस्ट लग रहा हो, जिसमें उनको ये लग रहा हो कि ये लॉ हमारे लिए अन्यायपूर्ण है, ये हम डिज़र्व नहीं करते, तो वो रिप्रेसिव लॉज के अगेंस्ट इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। So we need to remember that our role as a citizen doesn't end with electing our representative, कि हमारा काम तब ख़त्म नहीं हो जाता कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए और अब रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी मर्जी से काम करेंगे, नाउ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। नो, अगर आप डेमोक्रेटिक का हिस्सा हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा तो आप उसे क्रिटिसाइज़ करोगे, और आपको अवेयर कैसे होना पड़ेगा? आपको मीडिया का यूज़ अच्छे से करना होगा, न्यूज़पेपर का यूज़ करना होगा, और आपको चेक्स रखना होगा कि क्या ये एमपीज़ सही से काम कर रहे हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपका डिसीजन सही था, क्या आपने सही रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, क्या आपने सही आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट को चुना है। तो आपको अपने भी डिसीजंस का पता चलेगा कि आपका डिसीजन कैसा था और आपने कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स आप लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, और इस तरीके से आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो एंड कैंपेन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अगर लोगों का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतने ही एंथुजियाज्म से लोग आगे आएंगे, और इससे पार्लियामेंट को भी हेल्प मिलेगी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे से फंक्शन करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। दैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट है, जो उसके मेंबर्स हैं, उनको भी ये पता चलेगा कि लोग आप पर ध्यान रख रहे हैं, जिन्होंने आपको चुना है वो लोग आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। तो आप ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ पर सिटीजन्स अवेयर हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है कि उन्हें सिटीजन्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, वरना नेक्स्ट टाइम उनकी जगह कोई और रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। तो यही एसेंस है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि हम लोगों को अगर गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं और हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। इसी के कंपैरिजन में अगर डिक्टेटरशिप की बात कर ली जाए तो आपको उसके नतीजे पता हैं कि क्या होते हैं। तो क्यों ना डेमोक्रेटिक सिस्टम का इस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए कि हम एक अवेयर सिटीज़न की तरह काम करें। हम देखें कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो लोगों के हित में काम कर रही है, लोगों की बेसिक नीड्स का ध्यान रख रही है। तो अगर आपको उनका काम पसंद नहीं आता है तो आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन ये क्रिटिसिज्म नेगेटिव वे में नहीं होता है, ये क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में होता है। क्यों? इससे क्या होता है कि अगर आप क्रिटिसाइज करोगे, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप लोगों की नीड्स क्या हैं, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो लॉ बनाएंगे। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो तो आराम से बैठे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में जनता की बात करें, अब सपोज कीजिए जनता कोई मुद्दे को ही नहीं उठाएगी गवर्नमेंट के आगे, तो गवर्नमेंट सोचेगी कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ को। जब तक आप लोग मुद्दे नहीं उठाओगे, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरीके से गवर्नमेंट का काम चाहिए, आपको किस चीज़ पर लॉ चाहिए, तो गवर्नमेंट तब तक एक्टिवली काम नहीं करेगी। इसीलिए आपको इश्यूज़ रेज़ करने पड़ेंगे, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और पार्लियामेंट तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर कोई पर्टिकुलर लॉ बनता है और फिर वो पास होता है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो फटाफट से इस चैप्टर को सम अप कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पहले तो पढ़ा कि कानूनों की समझ, कि कानून है क्या। फिर हमने थोड़े से बेसिक लॉज के बारे में पढ़ा कि मैरिज के लिए भी एज है, वोट के लिए भी एज है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेचते हो, तो उसके लिए आपको किस तरीके से पेपर वर्क करवाना चाहिए। तो ये बेसिक लॉज हैं जो सभी को पता होते हैं। फिर बाद में हमने बात की कि जो ये लॉज बनते हैं क्या ये सभी के लिए होते हैं, अगर कोई इन लॉज को वॉयलेट करे तो उसके लिए क्या आउटकम हो सकता है, मतलब उस वॉयलेशन को कैसे बचाया जा सकता है। तो उसके बारे में हमने बात की कि ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट है, लेकिन आपको पनिशमेंट अगर किसी इंसान को दिलवाना है तो आपको पहले उसका अपराध साबित करना पड़ेगा। फिर हमने ये देखा दैट एवरीबडी इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, कि कानून के आगे सभी लोग इक्वल हैं, और जो कानून है, जो लॉ है, वो सबसे बड़ा है, सुप्रीम पावर है,
उससे बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, वेल्दी पीपल हो, या फिर प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो। फिर हमने एंशियंट इंडिया एंड ब्रिटिशर्स के टाइम का पढ़ा कि किस तरीके से लॉज उन दोनों टाइम पर थे, और फिर हमने ये पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके के लॉज बनाए गए, इम्प्लीमेंट किए गए। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से अंडर कॉलोनियल रूल सेडिशन एक्ट आया, जिसमें हमने ब्रिटिशर्स की आर्बिट्ररीनेस देखी। फिर हमने रोलैथ एक्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने इंडियन नेशनलिस्ट का स्ट्रगल देखा कि किस तरीके से उन्होंने इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया। फिर हमने 19वीं सेंचुरी में देखा कि हमारे यहाँ पर इंडियन लीगल प्रोफेशन एमर्ज हो गया था, जिसकी वजह से इंडियंस के लीगल राइट को डिफेंड करने के लिए लॉयर्स खड़े हो गए थे। फिर हमने बेसिक रूल ऑफ लॉ को पढ़ा, जो कि है कि एवरीबडी इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। सो इसका जो हमने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा वो था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। फिर हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में देखा कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था, और जब वो 2002 में पास हुआ वो लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था जो देश भर की महिलाएं चाहती थी, जो देश भर की महिलाओं ने डिमांड किया था। कोने कोने से जो लेडीज़ आगे आई थी और उन्होंने डिमांड किया था कि किस तरीके के सजेशंस उन्होंने दिए थे। फिर हमने देखा कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था। फिर हमने देखा कि जो जिन लेडीज़ के साथ ये टॉर्चर होता है, जिन लेडीज़ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो विक्टिम्स नहीं होती बल्कि वो सर्वाइवर्स होती हैं। फिर हमने अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में बात की कि अगर आपको कुछ लॉज पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, हमने इस बारे में बात की। और हमने रोज़ा पार्क्स के बारे में पढ़ा, रोज़ा पार्क्स जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी, और जिसकी वजह से अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ 1964 में। फिर हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी क्रिटिसिज्म की, जिसमें आपने देखा कि अगर लोगों को कुछ लॉज पसंद नहीं आ रहे हैं, जो अनजस्ट लॉ है, अनजस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर न्याय ना मिले, ऐसे लॉज जो लोगों के लिए डिजर्विंग ना हो, तो ऐसे लॉज के अगेंस्ट लोग कैंपेन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा सोलिडेरिटी, दैट मीन्स कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं और साथ में मिलकर कैंपेन करते हैं। फिर ऑल एंड ऑल इस चैप्टर को हम समअप ऐसे कर सकते हैं कि जो ये क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, एक सकारात्मक क्रिटिसिज्म है ये। क्योंकि अगर आप अवेयर होंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स हैं, और आपको रिप्रेजेंटेटिव्स के हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके से काम कर रही है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई इशू फेस करते हो तो उसे रेज करिए और किसी पर्टिकुलर लॉ की मांग करिए, ओके। क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल यही है कि वो आपके लिए सेंसिटिव है, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए सेंसिटिव है, और वो आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे ही, वो भी मजबूर हैं इस चीज़ के लिए, जैसा कि पावर जो है वो जनता के हाथ में है। तो यहीं पर हम अपना ये चैप्टर जो है आज का फिनिश करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, और आपको जो भी क्वेरी हैं मुझसे पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर पूछिए या फिर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। Thank you so much for watching my channel. This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you.